हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एमबी क्लासेस पर। मैं आज आपके लिए क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट का पार्ट सेकंड लेके आया हूं। इसमें मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा परावैद्युतांक। परावैद्युतांक को आपेक्षिक वैद्युशीलता भी कहते हैं। यह क्या होता है, ध्यान से इसे समझें। किसी माध्यम की वैद्युशीलता का निर्वात की वैद्युशीलता से जो अनुपात होता है, किसी माध्यम की वैद्युशीलता का निर्वात की वैद्युशीलता से जो अनुपात होता है उसी को हम क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। इसे के या ER द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसका कोई मात्रक नहीं होता। मात्रक इसलिए नहीं होता है क्योंकि एप्सिलॉन नॉट का भी वही मात्रक है एप्सिलॉन का, और एप्सिलॉन नॉट का भी वही मात्रक है। तो दोनों आपस में कटकर ये कैसा आता है, मात्रकहीन आता है, अर्थात इसका कोई मात्रक नहीं होता। ये इसका फॉर्मूला होता है। एप्सिलॉन क्या होता है, माध्यम की वैद्युशीलता होती है। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, निर्वात की वैद्युशीलता। इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, एक ये फिक्स वैल्यू है, इसका मान होता है 8.85 गुणा 10 की घात -12। ये इसका मान होता है, जो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ये चीज़ होती है एप्सिलॉन नॉट का मान। ये क्यों होता है, अब इसे मैं आगे आपको समझाता हूँ। ध्यान से इसे समझें। एप्सिलॉन, अब ये यही बात आई है, टॉपिक भी यही है। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, विमा एवं आंगिक मान कैसे निकालते हैं। तो देखो ध्यान से समझें। एक चीज़ कूलम के नियम में मैंने शुरुआत में बताई थी आपको, पहली वीडियो में देख सकते हो आप, नहीं देखा है तो देख लिया जिन्होंने, कोई बात नहीं है, समझ में आएंगे। स्मॉल के बराबर एक चीज़ आई थी, स्मॉल के। ये स्मॉल के ध्यान रखना, वो कैपिटल के थी परावैद्युतांक वाली, ये स्मॉल के है। स्मॉल के एक नियतांक होता है, तो इसका मान कितना आया था, ये कूलम ने बताया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अगर यहाँ से मैं एप्सिलॉन नॉट निकालूं, तो क्या होगा, यहाँ से एप्सिलॉन नॉट निकलेगा 1/4 पाई के, ये चीज़ निकलेगी भाई। एप्सिलॉन नॉट यहाँ से कहाँ आएगा, ये यहाँ से इधर आ जाएगा, और ये के नीचे इधर आ जाएगा, तो ये चीज़ निकलेगी। अब इन सभी वैल्यू को यहाँ लगा, के की वैल्यू कितनी होती है, के का वैल्यू बताया था कूलम ने, ये भी बता दिया था कूलम ने, 9 गुणा 10 की घात 9, ये के की वैल्यू होती है। 4 तो तुम जानते हो, 4 तो 4, ये पाई का मान 3.14 ले सकते हो। तो इस चीज़ को जब आप सॉल्व करोगे, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 पाई के, जिससे आप सॉल्व करोगे तो आप कितना पाओगे, आप यही पाओगे, कितना आप ये कितना पाओगे, 8.85 गुणा 10 की घात -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं इसकी मात्रा के बारे में। मात्रा की भी आप कूलम के नियम से निकाल सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट बराबर हो क्या होगा, 1/4 पाई Q1 Q2 अपॉन FR स्क्वायर। ये कूलम के नियम से ही है, ये बात कोई और नहीं, ये किससे है, कूलम के नियम से। क्योंकि F को अगर इधर ले लूँ तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर रहेगा। तो ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये आती है कूलम के नियम से। अब सभी चीज़ों का मात्रक, एप्सिलॉन नॉट का आपको मात्रक चाहिए, तो यहाँ के सभी चीज़ों का मात्रक लगाओगे। Q1 का मात्रक कूलम, Q2 का मात्रक भी कूलम, तो कूलम स्क्वायर हो जाएगा। ये 4 पाई, ये तो कोई मात्रक है ही नहीं है। F का मात्रक यानी न्यूटन हो जाएगा। R क्या है, यहाँ दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर होता है, लेकिन ये स्क्वायर चढ़ा है तो ये भी यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको सांकेतिक के रूप में ऐसे लिख सकते हो, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये किसका मात्रक आता है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक आता है। और विमाओं की बात की जाए तो विमाओं को भी आप आसानी से देख सकते हो। कैसे भाई, कूलम स्क्वायर कूलम किसका मात्रक है, आवेश का, तो यहाँ आवेश की विमा का स्क्वायर आ जाएगा। N क्या है, न्यूटन है, यानी बल का मात्रक है, तो ये बल की विमा आ जाएगी। M क्या है, मीटर है, यानी दूरी का मात्रक, ये दूरी की विमा आ जाएगी। स्क्वायर लगाए तो यहाँ स्क्वायर भी लग जाएगा। ये चीज़ें पूरी सॉल्व करने के बाद, सभी विमाएँ लगाने के बाद फाइनल आपको ये विमा मिलेगी, जो किसकी विमा है, एप्सिलॉन नॉट की, जो कितनी है, M-1 L-3 T4 और A2। ये विमा आपको मिल जाएगी। विमाओं को बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है, ये आपने क्लास 11th में ही पढ़ लिया होगा, सरल बात है। और हाँ, विमाओं से एक बात पूछ ली जाती है, 1 या 2 नंबर में कोई क्वेश्चन आ भी जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप, तो वो भी आपको आसानी से आप निकाल सकते हो। इसी प्रकार फॉर्मूला आप याद हो, आपको यूनिट याद हो, तो आसानी से विमा निकाल सकते हो। आगे चलते हैं। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वैद्युत बल रेखाएं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे आप ध्यान से समझें। वैद्युत बल रेखाएं होती क्या हैं, तो पहले मैं आपको डेफिनेशन को बताऊंगा। किसी वैद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र परीक्षण धनावेश के मार्ग को ही क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं।
स्वतंत्र परीक्षण धनावेश का जो मार्ग होता है, पथ होता है, वही क्या होती है, वैद्युत बल रेखाएं होती हैं। ये चीज़ बताइए यहाँ। दूसरी बात, एक और इसकी परिभाषा दे सकते हो आप इसकी क्वालिटी को देखकर, चूँकि हर एक वस्तु की, हर एक कोई भी राशि हो, क्वांटिटी हो, उसकी डेफिनेशन आप उसके गुणधर्मों के आधार पर ही देते हैं। तो एक गुणधर्म के आधार पर एक और डेफिनेशन यहाँ दी जा सकती है। दूसरी डेफिनेशन क्या है वो आप ऐसे दे सकते हो, ये वाली जो डेफिनेशन है से कैसे, किसी वैद्य, ये वाली किसी वैद्य क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं। काल्पनिक रेखाएं इसलिए कहा गया है क्योंकि ये वास्तव में कोई रेखाएं नहीं होती। आप सूक्ष्मदर्शी से या फिर किसी भी अच्छे उपकरण से आप देखोगे तो ये आपको कुछ भी वहाँ दिखाई नहीं देगी, क्योंकि ये होती नहीं है, ये केवल काल्पनिक होती हैं। तो दोबारा से एक बार फिर देखते हैं, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करती हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। यानी वे काल्पनिक रेखाएं जो कैसी करें, वैद्युत क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन। अविरत प्रदर्शन का मतलब है बिना रुके प्रदर्शन करें, उन्हीं को क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। अब मैं आपको समझा दूं ये होता क्या है, कैसे। ये पहली बात बताई थी पहले में, स्वतंत्र परीक्षण धनावेश का मार्ग है, तो क्या मार्ग होता कैसे, ये जो आपको ये भी तो समझना है भाई। ये जो डायग्राम बना है ये भी तो आपको अच्छे से समझना है। तो इसी को फिलहाल मैं समझा देता हूँ, आपके वैद्युत बल रेखाएं बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखें कैसे समझोगे। देखो मेरे पास एक ये धनावेश है, क्या है में धनावेश, और ये क्या है मेरे पास एक ऋणावेश। अब जैसा कि परिभाषा में बताया है कि ये क्या होता है, वैद्युत बल रेखाएं, ये जो बल रेखाएं हैं ये क्या होती हैं, ये स्वतंत्र धनावेश का मार्ग होती हैं। क्या होती है, मार्ग। तो इस स्थान पर मान लो मैंने कोई धनावेश रख दिया, छोटा सा स्वतंत्र धनावेश, तो ये क्या होगा, धनावेश उसे क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, और ये ऋणावेश उसे क्या कर लेगा, आकर्षित कर लेगा। ठीक है, तो ये इसका एक पथ हुआ, क्या हुआ, पथ। दोबारा में ये एक चीज और, ये पथ निश्चित होते हैं। कैसे होते हैं, निश्चित। क्यों, क्योंकि अगर एक बार फिर मैं यहाँ इसी स्थान पर दोबारा एक और क्या रख दूँ, यहाँ से थोड़ा आगे और रख दूँ, इसी स्थान पर इसी सीध में एक और अगर मैं धनावेश छोटा सा रख दूँ, स्वतंत्र धनावेश रख दूँ, तो वो भी इसी पथ का अनुसरण करेगा जो किसने किया है, यही पथ। मानी बार बार इसी पर, अगर पथ पर कहीं भी मैं कोई स्वतंत्र धनावेश रख दूँ तो वो इसी पथ को अनुसरित करेगा। ऐसा नहीं है कि वो दूसरा पथ कर ले, यानी ऐसा नहीं कि वो यहाँ से एक बार रखने पर ये यूँ चला जाए, एक बार रखने पर ये यूँ चला जाए, एक बार रखने पर यूँ चला जाए, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक स्थान पर रखने पर बार बार एक ही पथ का अनुसरण करेगा। तो ये बात निश्चित हो गई कि ये क्या होते हैं, एक निश्चित पथ होते हैं। क्या होते हैं, निश्चित पथ। तो यहाँ रखने पर ये ऐसे हुआ, मान लो आप कोई यहाँ रखोगे तो वैसे जाएगा, यहाँ रखोगे तो ऐसे, यहाँ रखोगे तो ऐसे, यानी ये एक निश्चित पथ है, ये फिक्स क्या है, मार्ग है, ये ऐसे। तो और एक बात और, एरो के निशान भी हमें लगाने पड़ते हैं, क्योंकि धनावेश, स्वतंत्र धनावेश आप कहीं भी रखोगे तो इस एरो के साथ ही चलेगा। ये एरो ऐसे चल रहा है तो ऐसे ही वो भी जाएगा। तो एरो ये आपको बनाने हैं। ये क्या होती हैं, इन पथों को, ये स्वतंत्र धनावेश के जो सभी पथ हैं इनको एक रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। यही रेखाएं क्या होती हैं मेरे भाई, ये रेखाएं वैद्युत बल रेखाएं होती हैं। आपको अच्छे समझ में आया होगा। इसके बाद बढ़ते हैं आगे की, और इसके कुछ गुण होते हैं, क्या क्या गुण होते हैं उन्हें देखें। और दूसरी परिभाषा ये इसकी, ये जो दूसरी वाली परिभाषा, ये वाली परिभाषा कैसे दी गई है इनकी, ये परिभाषा इनकी गुणों को देखकर दी गई। गुण क्या है इनका, ये रेखाएं प्रत्येक बिंदु पर क्या दिखाती हैं, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को दिखाती हैं। या मान लो ये पॉइंट है, ये यहाँ वाला ये जो पॉइंट है, ये इस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को ऐसे दिखा रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र ऐसे है, ऐसे। समझ में आई बात। तो और यहाँ देखें इस स्थान पर, तो इस स्थान पर ये कैसे दिखा रही हैं, ऐसे। तो ये वैद्युत क्षेत्र में प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती हैं। तो इसकी इस क्वालिटी को देखकर ही यहाँ एक और इसकी परिभाषा यहाँ ये दे दी गई है। ठीक है, आगे चलो। इनके गुण क्या हैं, ये धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त हुई है, तो आपको क्लियर दिखाई दे ही रहा है। धनावेश से चली हैं, ऋणावेश पर क्या हुई हैं, ये समाप्त हुई हैं। ठीक है, तो इसकी तो मुझे ज़्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ता हूँ। ये रेखाएं वैद्युत क्षेत्र की दिशा का प्रदर्शन करती हैं, ये भी बात में बता चुका हूँ। ये रेखाएं क्या करती हैं, वैद्युत क्षेत्र की दिशा का बिल्कुल प्रदर्शन करती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये वक्र में आती हुई धनात्मक बिंदु से ऋण बिंदु तक जाती हैं, बिल्कुल सही बात है, इसमें भी कोई संदेह नहीं, बता चुका हूँ। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वैद्युत बल रेखाएं, हाँ अगला पॉइंट है, क्या है ये दूसरा चौथा वाला गुण क्या है, ये वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ये टॉपिक आपको समझाने के लायक है, यहाँ क्यों नहीं काटती।
आप कहोगे भाई कि नहीं काट दें तो क्या होगा, तो हाँ इसका रीजन है क्यों नहीं काट सकती। देखो क्यों, आप मान लीजिए कि दो वैद्युत बल रेखाएं एक पॉइंट पर काट गई हैं एक दूसरे को, पी पॉइंट है तो इस पर काट गई। तो देखो ध्यान से देखें, अगर पी पॉइंट की मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ से इधर देखो तो वैद्युत क्षेत्र की एक दिशा तो ये आती है, और दूसरी वाली वैद्युत बल रेखा की इस वाली वैद्युत बल रेखा की ये, और इस वाली वैद्युत बल रेखा की ये दिशा आती है। अब पी पॉइंट पर आप देखें तो एक वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये आ जाएगी यहाँ, और एक वैद्युत क्षेत्र की ये आ जाएगी यहाँ, यानी एक ही वैद्युत क्षेत्र की यहाँ कितनी दिशाएं आ रही हैं, 2। यही तो बात असंभव है क्या, कि किसी भी सदिश की एक ही बिंदु पर 2 दिशाओं का होना सही नहीं है, अर्थात असंभव है। इसीलिए यही कारण है कि 2 वैद्युत बल हैं एक दूसरे को कभी नहीं काटते। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला 5वां जो गुण है वो क्या है, जिन स्थानों पर ये बहुत घनी होती हैं, यानी जिन स्थानों पर इनका संख्या घनत्व तो ज़्यादा होता है वहाँ वैद्युत क्षेत्र प्रबल होता है, और कम संख्या घनत्व वाले स्थानों पर वैद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है। तो दुर्बल और उसे देखें तो ये क्या है कि मान लो ये मेरे पास 2 वैद्युत क्षेत्र हैं, एक ये है और एक ये है। तो ध्यान से देखें, इस वैद्युत क्षेत्र में कैसी हैं, ये सघन है यानी घनी है, कैसी हैं, घनी, संख्या घनत्व तो ज़्यादा है, और इस पर कैसी हैं, थोड़ी विरल हैं, थोड़ी दूर दूर हैं। दिखाई दे रहा है भाई, ये दूर दूर हैं और ये कैसी हैं, पास पास हैं। भाई इतना ही क्षेत्र तो यहाँ है और इतना ही क्षेत्र यहाँ है, लेकिन इस क्षेत्र में देखोगे आप तो इसमें थोड़ी कम है और इसमें कैसी ज़्यादा। तो यहाँ कैसा है वैद्युत क्षेत्र, दुर्बल है। कैसा है मेरे भाई, दुर्बल। बहुत ही सरल बात है, आसानी समझ सकते हो। और ये कैसा है मेरे भाई, प्रबल। क्यों, क्योंकि यहाँ ज़्यादा है। तो यही बात बताई गई कि जिस स्थान पर इनका संख्या घनत्व ज़्यादा होता है वहाँ क्षेत्र प्रबल होता है, और कम संख्या घनत्व वाले स्थान पर ये कैसा होता है, दुर्बल होता है। आगे चलें, ये तनी हुई डोरी की तरह व्यवहार करती है। इसे और समझें, ये भी समझने लायक टॉपिक है। ये प्लस है, मान लो ये माइनस है, कोई वैद्युत बल रेखा ऐसे जा रही है ये। अब ध्यान से समझें, तनी डोरी की तरह कैसे, धनावेश ऋणावेश के बीच कैसा बल लगता है, आकर्षण। कैसा, आकर्षण। क्यों, क्योंकि ये कैसे हैं, विजातीय आवेश हैं। कैसे हैं, विजातीय। इनके बीच में आकर्षण बल लगता है। अब आकर्षण बल कब लगेगा, जब ये वैद्युत बल रेखा ऐसी है और ये और ज़्यादा ऐसी होने का प्रयास करेगी, यानी ये और ज़्यादा बेंड होने की कोशिश करती है, यानी ऐसे व्यवहार करती है। मान लो इसमें क्या हो, टेंशन हो, तनाव हो, खींचकर मुड़ने का प्रयास करती है। यही बात यहाँ कही गई है। ध्यान से देखें कि ये तनी हुई डोरी की तरह व्यवहार करती है, मतलब ऐसे व्यवहार कर रही है। मान लो ये क्या है, ये तनी हुई है जो कि आवेशों को पास लाने का प्रयास कर रही है। इसके विपरीत अगर दोनों ही धनावेश होते, कैसे होते, दोनों ही कैसे होते, ये धनावेश, तो फिर क्या होता, इससे कोई वैद्युत बल रेखा आती और कोई वैद्युत बल रेखा इससे आती, तो ये क्या करने की कोशिश करती, इनको दूर दूर करने की कोशिश करती। इसमें भी क्या, इसमें भी स्ट्रेचिंग है। तो ये बात यहाँ इस गुण के लिए होती है। अब बात आगे आती है, अगला टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु आवेश के कारण हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो कैसे, देखो बिंदु आवेश, ये तो हमें पता है, कोई बिंदु आवेश ये है, इसके चारों वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो कोई बिंदु यहाँ मान लो ये है, इसके चारों ओर P, तो इस बिंदु पर हमें क्या निकालना है, मान लो वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो ये वैद्युत क्षेत्र अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है, यहाँ कुछ अलग होगा, इस स्थान पर कुछ अलग होगा। तो वही बात कहेगी कि किस स्थान पर कितना होगा। ध्यान से देखें, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वही बात कहेगी किस स्थान पर कितना होगा। तो कैसे, आप मान लीजिए एक बिंदु आपके पास क्या है, प्लस Q है ये, और इसके क्षेत्र में इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P। ये कितनी दूरी पर है, r दूरी पर। इस बिंदु पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसे बिंदु को P मान लीजिए, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी, इधर, क्योंकि वैद्युत बल रेखा धनावेश से ऋणावेश चलती है, धनावेश से परे होती है, यहाँ ऐसे। ठीक है, तो ये हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ निकालनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कूलाम के नियम की सहायता लेनी पड़ती है। अब आप कहोगे कि सर कूलाम का नियम यहाँ हम कैसे लगा सकते हैं, यहाँ तो केवल हमारे पास एक ही आवेश है, वो भी प्लस Q। तो हाँ, ये बात सही है, यहाँ कैसा है, केवल एक ही आवेश है, तो एक आवेश और होना चाहिए कूलाम के नियम में। क्यों, क्योंकि कूलाम के नियम कहता है मेरे भाई F बराबर स्मॉल k Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो Q1 और Q2 दो आवेश हैं जो अस्तित्व में आते हैं, लेकिन यहाँ हमारे पास कितना है, एक।
तो एक और यहाँ तुम्हें क्यू नॉट एक छोटा सा परीक्षण धनावेश मानना है इस बिंदु पर, तभी हम क्या लगाएंगे यहाँ कूलाम के नियम की सहायता से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो ये सभी जो बात है ये इतनी बार ये कही गई है, ये इस पूरी बात को हम किस में लिखेंगे, यहाँ थ्योरी में हमें अपने हिसाब से लिखना पड़ता है। यहाँ मैंने अपने हिसाब से लिखा है, आपको जैसे अच्छा लगे वैसे लिखना है, पर सही लिखना है, ये ध्यान रखना। और मेरा अच्छा लगता है तो मेरे टाइप से लिख सकते हो। ये बातें बार बार आपको लिखनी पड़ेंगी, जैसी आपकी ये सिचुएशन है उसी सिचुएशन के हिसाब से आपको अलग अलग थ्योरीज लिखनी पड़ेंगी। कैसे, यहाँ आप देखें मैंने कैसे लिखा है, देखो माना एक प्लस क्यू बिंदु आवेश जिसे स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है, एक ये प्लस क्यू आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश है, इससे स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, ये पी है। ये बात कही गई है, मैंने ये भी बताया था आपको। जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, बिल्कुल करनी है। इसके लिए हमें बिंदु पी पर एक परीक्षण धनावेश मानना पड़ेगा, रखना होगा, ये कल्पना करनी पड़ी है, ये बात भी मैंने बताई थी, ठीक है। ये यहाँ रखा गया है, ध्यान से देखें, तब कूलाम के नियम से तभी हम क्या कर सकते हैं, कूलाम का नियम लगा सकते हैं। तो बिल्कुल सरल बात है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो कूलाम का नियम क्या होता है, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। Q1 का काम यहाँ क्या कर रहा है, ये प्लस Q कर रहा है तो ये प्लस Q आया है। Q2 का काम क्या कर रहा है, ये Q नोट कर रहा है तो ये Q नोट आया है। Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, दूरी R है तो ये R ही आ गया है यहाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होती है, E बराबर F अपॉन Q नोट। भाई Q नोट दूसरा आवेश है यहाँ तो Q नोट आएगा यहाँ। अब Q नोट F का मान, अब यहाँ से समीकरण एक से F का मान तुम यहाँ रख सकते हो, उसमें E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट में। तो E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट में हमने यहाँ रखा है, देखो ये यहाँ हमने F के स्थान पर क्या लिख दिया है भाई, E बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट है ये, तो F के स्थान पर मैंने ये चीज़ लिख दी है, देखो यहाँ। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कट के E इक्वल टू क्या आ रहा है, स्मॉल के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। स्मॉल के का मान कितना होता है, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये चीज़ भाई क्यू का मान कितना होता है, ये क्यू का मान होता है स्मॉल के का मान कितना होता है, 1/4πε0 होता है। तो यहाँ लगाने के बाद हमें कितना मिल रहा है, E इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात होती है, ये एक व्यंजक है, ठीक है। आगे चलते हैं, बहुल बिंदु आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बहुल का मतलब है बहुत सारे आवेशों के कारण। तो बहुत सारे आवेशों के कारण देखो क्या करने, बहुत जो इसमें कोई खास बात नहीं है, सरल है ये तो बात, ये समझाने का भी ज़्यादा इसमें कोई वो नहीं है। देखो ध्यान से देखें क्या है, किसी बिंदु पर बहुल आवेशों के कारण कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग बिंदु आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदस्यों के बराबर होती है। यानी E बराबर क्या है, सभी ईओं को जो अलग अलग बिंदु आवेशों के कारण हैं उन्हें जोड़ दीजिए। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखें, मेरे पास एक आवेश ये है Q1, एक Q2 है ये, और एक Q3 है ये, और भी बहुत सारे हैं, पॉइंट बना देता हूँ, ये है, ये है। और इस बिंदु P पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। कोई बिंदु ये P है, तो ये दूरी मान लो R1 है, ये दूरी मान लो R2 है, और ये दूरी मान लो R3 है, ठीक है। ये चीज़ें हैं मेरे पास, और मुझे P पर क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि भाई कोई एक ही बिंदु आवेश हो और मैं सूत्र लगा दूँ, E बराबर क्या होता है बिंदु आवेश के कारण। अरे अभी तो निकला है स्मॉल के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो कोई एक बिंदु आवेश तो नहीं, बिंदु आवेश तो कई हैं, तो हमें सभी का ये चीज़ पहले निकालनी पड़ेगी, सभी के लिए अलग अलग, Q1 के लिए भी, Q2 के लिए भी, Q3 के लिए। और फिर करना क्या है, सबको निकालने के बाद ये क्या कर देना, ये क्या दिखाया गया है यहाँ, इन सभी का सदिश योग। सदिश का मतलब होता है इनका डायरेक्शन, इनकी डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है, ठीक है। इसे क्या कहते, यही अध्यारोपण का सिद्धांत है। आगे चलें, वैद्युत द्विध्रुव क्या है, वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या है, इसे ध्यान से समझें। वैद्युत द्विध्रुव, पहले द्विध्रुव को समझें। द्विध्रुव क्या होता है, एक ऐसी वस्तु, एक ऐसी चीज जिसके दो ध्रुव हों, यानी दो छोर हों। जैसे ये एक वस्तु है, इसके दो छोर हैं, ये भी द्विध्रुव है। क्या है, डंबल है, डंबल भी द्विध्रुव है। लकड़ी का डंडा है, वो भी द्विध्रुव है, उसके भी दो छोर हैं। तो हर एक वस्तु जिसके दो ध्रुव हों वो क्या होती है, द्विध्रुव होती है। लेकिन वैद्युत की बात करिए, वैद्युत का मतलब है कि ऐसा द्विध्रुव जिसकी दोनों छोरों पर या अंतों पर क्या होना चाहिए, वैद्युत रखा होना चाहिए। वैद्युत का मतलब आवेश रखे होने चाहिए। अगर मैं किसी द्विध्रुव, कोई भी वस्तु द्विध्रुव है, अगर मैं उसके सिरों पर कुछ आवेश रख दूं तो वो क्या बन जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव बन जाएगा। लेकिन वो आवेश कैसे होने चाहिए, एक निश्चित
नियम से होनी चाहिए, एक खास नियम से होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी आवेश कैसे भी आप रख दें। तो कैसे होनी चाहिए उससे आप ध्यान से समझ लें, वैद्युत ध्रुव भी आपका क्लियर हो जाएगा। कैसे, देखें, एक ऐसा निकाय, एक ऐसा सिस्टम, निकाय का मतलब होता है सिस्टम, जिसमें दो समान किंतु विपरीत प्रकृति वाले आवेश परस्पर अल्प दूरी पर स्थित रहते हैं, क्या होता है, वैद्युत ध्रुव कहलाता है। तो मतलब क्या है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, दो ध्रुवी है, लेकिन इसके समान का मतलब इस पर भी क्यू है और इस पर भी क्यू है। तो समान तो परिमाण है, विपरीत प्रकृति, विपरीत का मतलब है ये देखो यहाँ माइनस है और यहाँ कैसा ये प्लस है, तो विपरीत होनी चाहिए ये चीज़, यानी एक माइनस और एक प्लस, और दोनों के बीच की दूरी बहुत कम होनी चाहिए। ये 2a मैंने दूरी लिखी, 2a क्यों लिखी है, इसके मध्य बिंदु को हम ओ मान लेते हैं, तो ये आधी दूरी ए आसानी से हम यहाँ बांट लेते हैं, इसलिए इसे 2a लिखा जाता है। कुल दूरी को, बीच की दूरी क्या होती है 2a, स्मॉल a यहाँ बांट ली जाती है। आगे से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा निकाय जिसमें दो समान यानी एक जैसी होनी चाहिए, लेकिन प्रकृति कैसी होनी चाहिए, विपरीत, यानी एक धनावेश और ऋणावेश होने चाहिए और अल्प दूरी पर स्थित हों, ऐसे निकाय को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। समान परिमाण, विपरीत प्रकृति वाले और अल्प दूरी पर, ये तीन चीजें हैं, तो ऐसा द्विध्रुव क्या होगा, वैद्युत द्विध्रुव। ये फिगर भी आपको बताया है, इसमें क्या किया गया है, एक बिंदु ये ए है, यहाँ मैं इसे आपको एक बार और बता देता हूँ। देखो, एक बिंदु ये ए है, ये बी है, एक द्विध्रुव ए बी है, ये इसका मध्य बिंदु क्या है ओ, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। एक सिरे पर ए पर तो क्या रख दिया, माइनस क्यू आवेश, बी पर प्लस क्यू आवेश, ये दूरी ए हुई और ये भी दूरी ए हुई, और समस्त दूरी कितनी होगी दोनों के बीच की, 2a होगी। ये चीज़ यहाँ दिखाई गई है, ठीक है। इसे हम ऐसे निकाय को ही क्या कहते हैं, हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और दूसरी बात, कहीं आपको किताब में ये एल, ये एल और ये एल और ये 2l मिल सकता है, तो उससे कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है। पहली किताब में एल हुआ करती थी, एनसीईआरटी में ये ए है, तो उसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है, घबराएं नहीं, ठीक है। अब वैद्युत द्विध्रुव आगुण की बात करें, हम किसकी बात करें, वैद्युत द्विध्रुव आगुण। आगुण क्या है, आगुण अगर बात करें तो वैद्युत द्विध्रुव की प्रबलता की माप होती है। क्या होती है, प्रबलता की। प्रबलता कैसे, अब इसे भी समझें, पहले इसकी परिभाषा समझें। किसी वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के मध्य दूरी के गुणनफल को, एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की मध्य दूरी के गुणनफल को ही क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आगुण कहते हैं। इसे P से व्यक्त करते हैं। P बराबर क्या है, 2aq। P बराबर क्या है, 2aq, ये चीज है P बराबर। अब ध्यान से समझें क्या क्यों इसकी आवश्यकता पड़ती है द्विध्रुव मापने की। द्विध्रुव मापने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि मान लो देखो, एक मेरे पास ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है, ये -5, ये +5, और 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कितनी पर है, 1 सेंटीमीटर। एक और है मेरे पास, ये -10 और ये +10, ये भी 1 सेंटीमीटर पर है। अब मुझे आप बताएं कि इनमें से कौन सा द्विध्रुव ज़्यादा कारगर है, तो आपका जवाब होगा सर ये है, ये नहीं है इतना। अब क्यों मेरे भाई, क्योंकि इसके आवेश बड़े हैं, तो इसके आवेशों के बड़े या छोटे होने पर भी द्विध्रुव की जो सक्रियता है, जो एक्टिविटी है, जो प्रबलता है, उस पर प्रभाव पड़ता है। तो इसको हमें क्या करना पड़ता है, इनकी भी हमें माप लेनी पड़ती है। तो यही माप होती है हमारी क्या, वैद्युत द्विध्रुव, यानी इसकी प्रबलता की, द्विध्रुव की प्रबलता की ये माप है। अगर सही मायने में देखा जाए तो क्या है, ये वैद्युत द्विध्रुव की प्रबलता की माप है, जो किसके द्वारा मापी जाती है, इस राशि के द्वारा मापी जाती है। अगली बात और देखें, इसमें क्या है, वैद्युत द्विध्रुव क्या है, एक सदिश राशि है। सदिश राशि है, इसकी दिशा कैसी होती है, सदिश से तो दिशा होगी, दिशा कैसी होती है, ऋणावेश से धनावेश की ओर। मतलब कोई ये द्विध्रुव है -q +q, तो इसकी दिशा कहाँ होगी, माइनस से प्लस, यानी ऐसे होगी, ये P की दिशा होगी, यानी द्विध्रुव आगुण की दिशा। इसका मात्रक कूलामीटर होता है, इसे भी आप समझ चुके होंगे भाई। Q का मात्रक लगाओगे पहले, तो Q का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और 2a दूरी है तो दूरी का मात्रक मीटर, तो कूलामीटर हो गया, ठीक है। इसे सामान्यतः P वेक्टर द्वारा व्यक्त करते हैं, ठीक है। P वेक्टर द्वारा इसलिए व्यक्त करते हैं क्योंकि सदिश राशि है, इसके वेक्टर ऊपर लगा देते हैं, एरो लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक ये बात कंप्लीट होती है। आगे मैं स्क्रीन रिकॉर्डर द्वारा इसे नहीं कंप्लीट करवा सकता, क्यों, क्योंकि ये आगे जो डेरिवेशंस हैं वो थोड़े बड़े हैं, और स्क्रीन रिकॉर्डर पर करवाने में मुझे थोड़ी दिक्कत होगी और आपको भी समझने में दिक्कत आएगी। इसमें भी वैसे भी छोटे छोटे कई डेरिवेशन आ गए हैं, शायद आपको दिक्कत आई हो, पर मैंने इसको करा दिया क्योंकि व्हाइट बोर्ड पर थोड़ा टाइम लगता है। तो आगे की वीडियो को मैं व्हाइट बोर्ड पर लेके आऊँगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।